नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 9th का विज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सीएफसी किसको प्रभावित कर रही है। सीएफसी इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसको प्रभावित कर रही है तो हम जानते हैं ओजोन परत को कर रही है, लेकिन ओजोन परत तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। उसका सूत्र दिया गया है O3। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीएफसी किसको प्रभावित कर रही है? ओजोन परत को, यानी O3 को। O3 को ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है? कुल उपलब्ध का, देखिए एक बात बता दें कि पृथ्वी पर टोटल यानी कि पृथ्वी पर जल कितना है, तो पृथ्वी पर जल जो है आपका 71% जल है और भूमि कितना है? 29% भूमि है। ये याद रखिएगा। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? 71%। और भूमि यानी मिट्टी कितना है? 29%, जिसपे कि हम लोग मानव जीव रह रहे हैं, जीव जंतु। और पूछा गया है प्रश्न में कि कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है, यानी टोटल का कितना खारा जल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 97% जो है कि खारा पानी है और 3% जो है कि पीने लायक पानी, मीठा पानी है। समझ गए बात को? तो चलते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा पानी है, तो 97% क्या है? खारा पानी है। खारा पानी मतलब कि ज़्यादा नमकीन खारा अच्छा नहीं लगता, जैसे समुद्र का जल होता है, नमक बनाया जाता है। और मीठा पानी जो हम लोग पीते हैं ये 3% है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? तो जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मिनी माटा होता है, मीना माटा होता है। ऑप्शन नंबर, जिसको मीना माता बोलते हैं, जिसको चेचक टाइप के साथ होता है उसे। तो इस प्रश्न का आप उत्तर रखिएगा कि जल में अगर मरकरी की उपस्थिति यानी कि ज़्यादा मात्रा में रहे तो उससे कौन सा रोग होता है? मीना माटा। ठीक है, मीना माता या माटा इसमें लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत है? अब देखिए, मिट्टी के संगठन मतलब मिलावट में, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 45%। मिट्टी के संगठन में खनिज का कितना प्रतिशत है? 45%। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हम ध्यान से सुनिएगा। यह लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर किसे कैसे रचना का निर्माण करती है? प्रश्न एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, क्रिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो दोस्तों ये पेज आप अगर विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, तो पहले ऑप्शन में आपका पहले चैप्टर में ये प्रश्न पूछा मतलब दिया गया है, अगर भारतीय वन पढ़े होंगे तो देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइबोसोम। इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइमोसोम हो जाएगा, लाइमोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगला नंबर हो जाएगा आपका, यानी एक नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है आपका इनमें सभी में, इनमें सभी हो जाएगा।
आपका केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, गुणसूत्र में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इनमें सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीएनए इनमें किस में पाया जाता है? तो इनमें सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गुणसूत्र का निर्माण होता है? इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए एवं प्रोटीन से, याद रखिएगा। इनमें से किससे, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 NAR में, ठीक, याद रखिएगा 50 प्राश्रव्य तरंग का होता है 50 प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है किसमें? 50 NR में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धातु के भरी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। यानी कि धातु के भीतरी रचना में, धातु के भीतरी रचना में, धातु को रचा हुआ है उसके अंदर, धातु के भीतरी रचना के अंदर टूटा हुआ मतलब टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्राश्रव्य तरंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग का। कोई धातु, कोई वस्तु है उसके अंदर टूटा हुआ है तो कैसे पता लगाया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को कहा जाता है। प्राश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी। अगला प्रश्न है, पित्ताशय तथा गुर्दे की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। पित्ताशय तथा गुर्दे की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से, प्राध्वनि सूचक को, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्राध्वनि सूचक को। अगला प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है। ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी में, मेगाफोन में, कर्णतृत में, लाउड स्पीकर में। तो ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किस में होता है? मेगाफोन, कर्णत्रय में, लाउड स्पीकर में। इनमें से भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की, देखिए ऐसा प्रश्न रहे और लगे कि आपका इसमें भी होगा इसमें होगा तो तुरंत मार दीजिए डी, क्योंकि 2 बार आते इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्नेह पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। याद रखिएगा, अगर अधिक पूछा जाए तो गैस में और कम पूछा जाए तो ठोस में। यानी क्या पूछा जाए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है तो ठोस में, और किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है तो गैस में। याद रखिएगा, जैसा कि देखिए पीछे प्रश्न था, याद रखिएगा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ पे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा
सबसे कम होती है तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।